स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखें तथा वीडियो पसंद आने पर चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के तीसरे अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे पिछली कक्षाओं में आपने एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़े थे, जिसमें आपने किसी भी एक चर राशि का यूज करते हुए समीकरण बनाए थे और उन्हें हल करना सीखा था। तो आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले, जैसे कि इसके नाम में ये है कि इन समीकरणों में दो चर राशियों का प्रयोग होगा, साथ ही ये रैखिक होंगे। रैखिक का अर्थ ये है कि इसमें जो प्रयुक्त चर राशि होगी उसकी उच्चतम घात 1 होगी। और समीकरण का अर्थ है तो आप जानते ही हैं, समीकरण का अर्थ होता है कि बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ क्या होते हैं, दो पक्ष होते हैं। इस तरह एक तरफ वाले को हम दायां पक्ष कहते हैं, एक तरफ वाले को हम बायां पक्ष कहते हैं। तो इसका जो मानक रूप होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, वो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ a b c तीनों क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं का मतलब क्या है कि ये आपके प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, पूर्णांक हो सकते हैं, परिमेय संख्याएं हो सकती हैं और अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन ये a b c जो है वो काल्पनिक संख्या नहीं हो सकती, यानी ये वास्तविक संख्या ही होनी चाहिए, जिसमें रिस्ट्रिक्टली a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। ना ही a 0 हो सकता है यहाँ पे और ना ही b 0 हो सकता है। इसका कारण ये है कि यदि a 0 हो जाएगा तो पूरे x वाले पद का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तब फिर ये जो आपका समीकरण रहेगा वो सिर्फ y के पदों में रहेगा, by प्लस c इज इक्वल टू 0। तब ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण नहीं रहेगा। इसी प्रकार यदि हम b का लोप कर दें तो पूरे y वाले पद का लोप हो जाएगा, तो आपका समीकरण बचेगा ax प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये है कि a का भी मान 0 नहीं होना चाहिए और b का भी नहीं होना चाहिए, यानी दोनों ही 0 से इतर आपकी कोई संख्या होनी चाहिए जो माइनस प्लस दोनों में हो सकती हैं। वो भिन्न में भी हो सकती हैं, अंटरूट में भी हो सकती हैं। तो इन दोनों के ही मान 0 नहीं होने चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके हल की। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दो राशियां दिख रही हैं, x और y। तो x और y का एक ऐसा क्रमित युग्म, क्रमित युग्म का मतलब है कि हमेशा x की वैल्यू पहले लिखी जाएगी और y की वैल्यू बाद में लिखी जाएगी। तो x और y का वह कोई भी मान जो इस रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचने पर, जब हम जैसे ग्राफ खींचते हैं किसी रेखा का, वो रेखा कहीं को भी हो सकती है, तो उस पर स्थित कोई बिंदु जो x और y के मानों को दिखाता है, यानी जैसे x का मान सपोज 2 और y का मान 3 हो, तो 2,3 जो है इस रेखा का क्या होगा, एक हल होगा। इस रैखिक समीकरण का एक हल होगा। या हम उल्टा कह सकते हैं कि इस बिंदु से होके खींची जाने वाली रेखा जो है वो क्या होगी, मतलब जो वो एक रैखिक समीकरण को रिप्रेजेंट करेगी। अब हम आते हैं युग्म पे। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास ऐसे ही रैखिक समीकरण दो होते हैं तो हम उसे कहते हैं रैखिक समीकरण युग्म, जिसका मानक रूप ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। साथ ही दूसरा रूप हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा पहला समीकरण है, और इसी प्रकार हमारा दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों समीकरण निरूपित करते हैं एक रैखिक समीकरण युग्म को। कैसा रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाला। तो इसमें आप देख रहे हैं कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 तीनों ही क्या है, ये सब के सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और इनमें एक और रिलेशन जो मैंने आपको बताया था कि a का मान भी 0 नहीं होना चाहिए और b का मान भी 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको हम यहाँ इस प्रकार भी निरूपित कर सकते हैं कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इसी प्रकार a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इसको मैं यहाँ समझाऊंगी। देखिए यहाँ पे लिखा है a1 का स्क्वायर और b1 का स्क्वायर। जब हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो वो संख्या अगर माइनस में भी होती है तो उसका वर्ग कैसा जाता है, पॉजिटिव। तो दो पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ने पे कभी भी 0 नहीं आ सकता है, यही इस एक्सप्रेशन का मतलब है। तो सेम यही कंडीशन पहले समीकरण के लिए भी लागू होती है और यही कंडीशन
दूसरे समीकरण के लिए भी लागू होती है। इसका अर्थ यही कहा गया यहाँ पे कि ना तो इस समीकरण में a1 b1 0 हो सकते हैं, ना ही इस समीकरण में a2 b2 0 हो सकते हैं। अब हम इसके ज्यामिति लेंगे। अब हम समझते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ज्यामितीय निरूपण को। तो ज्यामितीय निरूपण हमें 3 प्रकार से मिलता है। जब हम इन दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचते हैं, सेम ग्राफ में हम जब दोनों समीकरणों को दिखाते हैं, दोनों लाइंस को दिखाते हैं, तो हमें 3 प्रकार के ग्राफ प्राप्त होते हैं। 3 केसेस वहां पे हमें मिल सकते हैं। पहले केस में क्या होगा, हमें जो दोनों रेखाएं हैं वो कैसी मिलेंगी, प्रतिच्छेदी मिलेंगी। 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं। और इसका आपका जो चित्र मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा कि दोनों रेखाएं आपको किसी एक पॉइंट पे कट करती हुई मिलेंगी। जो दूसरा हमें यहाँ पे चित्र मिलेगा वो कैसा मिलेगा, समांतर रेखाएं। समांतर का मतलब क्या है, समांतर का मतलब ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं, किसी भी बिंदु पर एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। ये अगर इन लाइंस को हम आगे बढ़ाएं, चाहे कितना भी आगे या पीछे बढ़ा लें, तो ये लाइंस हमेशा इसी तरीके से चलती रहेंगी और किसी भी बिंदु पर आपस में इस प्रकार से प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो जैसे आप एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, रेल की 2 पटरियां होती हैं, वो अगर आप देखेंगे कितनी भी लंबाई तक आप चले जाएं तो रेल की 2 पटरियां कहीं भी आपस में मिलती हुई आपको नहीं दिखाई देंगी। या नदी के 2 किनारे हैं, तो नदी के 2 किनारे भी क्या है, समांतर रेखाओं के ही उदाहरण हैं कि वो भी आपस में कभी नहीं मिलते। तो दूसरे प्रकार का ग्राफ इस तरीके का संभव है। और तीसरा ग्राफ होता है संपाती रेखाओं का, कि यदि आपने 2 समीकरणों को ग्राफ में शो किया तो हो सकता है कि आपको इस प्रकार की रेखाएं मिली। संपाती का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर स्थित। जैसे ये पहली रेखा है तो दूसरी रेखा का ग्राफ भी आपको इसी रेखा पे मिलेगा, यानी दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं। इनको एक दूसरे से आप अलग नहीं देख सकते हैं। दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं। तो अगर हम हलों की बात करें, जैसे हमने बात किया था कि किसी रेखा पर जो बिंदु उपस्थित होते हैं, सारे बिंदु क्या होते हैं, उस रैखिक समीकरण के हल होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों रेखाएं जो हैं वो सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इस जो रैखिक समीकरण युग्म है, इसका केवल एक ही अद्वितीय का मतलब होता है कि उसके अलावा कोई दूसरा हल हमें नहीं मिलेगा। सिर्फ इस रैखिक समीकरण का जिसमें आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, उसमें सिर्फ एक हल मिलेगा। दूसरा केस जिसमें समांतर रेखाएं हैं, तो चूंकि यहाँ पर ये रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं, तो टच नहीं कर रही है इसका मतलब क्या है कि वहां पर कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है जहां पर 2 रेखाएं मिल रही हैं। तो इसलिए इस प्रकार के रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। और तीसरी प्रकार की रेखाएं जिसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे के पास स्थित हैं, संपाती हैं, तो वहां पर हम देखेंगे कि पहली रेखा के सारे बिंदु दूसरी रेखा के ही सारे बिंदु हैं, क्योंकि दोनों रेखाएं एक ही रेखा को प्रदर्शित कर रही हैं। तो यहाँ पर हर एक जो बिंदु है वो क्या होगा, हल के रूप में हम उसे ले सकते हैं, दोनों ही रेखाओं पर वो स्थित होगा। तो इस प्रकार से इस तीसरे युग्म के अनेक हल होते हैं। अनेक हल मतलब आप किसी भी बिंदु को कह सकते हैं कि ये हल है, क्योंकि वो बिंदु दोनों में ही उपस्थित है। तो ऐसे रैखिक युग्म जिसमें हमें कोई ना कोई हल मिल रहा है, जैसे इसमें हमें एक हल मिल रहा है और इसमें हमें अनेक हल मिल रहे हैं, तो इस प्रकार के युग्मों को हम कहते हैं संगत युग्म, यानी जिसमें हमें हल की प्राप्ति होती है, ऐसे रैखिक समीकरण कहलाते हैं संगत युग्म। और वो रैखिक समीकरण जिसमें हमें कोई भी हल नहीं मिल पा रहा है, उसको हम कहते हैं असंगत रैखिक युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। इस वीडियो में हमने सीखा कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण का हल क्या होता है, रैखिक समीकरण के युग्म से मतलब क्या, युग्म मतलब जोड़ा, और उनका मानक रूप हमने देखा। साथ ही हमने ये देखा कि जब हम उनका ज्यामितीय निरूपण करते हैं, अर्थात जब हम उन्हें ग्राफ पेपर पे शो करते हैं दोनों ही रैखिक समीकरणों को, तो 3 केस हमें मिलते हैं, प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती। और उसी के आधार पर हम उनके हलों को डिसाइड कर सकते हैं कि किस केस में हमें उन समीकरणों के कितने हल मिलेंगे।